अक्सर जो ईसाई हैं वो ये कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि कई हजार नर नारियों से मानव जाति का सृष्टि किया भगवान ने। फिर उसी वेद में लिखा है कि सहस्र शीर्षा विराट पुरुष ने अपने शरीर से चतुर्वर्णों को जन्म दिया। तो वो पूछते हैं कि ये विरोधाभास कैसे, हम कैसे इस बात को माने, कौन सच है? मानव जाति को मनु शत्रुपा से पैदा किया कि विराट पुरुष ने अपने शरीर को विभक्त करके पैदा किया कि उन्होंने हजार नर नारियों से पैदा किया? इसका वो अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुराण लिखे गए थे इसलिए ताकि वेदों को हम अच्छे से और आसानी से जनमानस समझ सकें, और इसका मैं प्रत्यक्ष जवाब दूंगा इस वीडियो के जरिए। ईसाइयों को तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा, और इस आक्षेप का भी जवाब दे इसका भी मैं आक्षेप का जवाब दूंगा कि पुराण वेद विरुद्ध है। वेद विरुद्ध नहीं है पुराण, और इनफैक्ट पुराणों के जरिए आप वेदों को अच्छे से समझ सकते हो। इस प्रकरण से इस एपिसोड से आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आज रिफर करने वाला हूं श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये है श्री विष्णु पुराण। ये है श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश, 5वां अध्याय, जिसका नाम है अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन, यानी प्रीहिस्टोरिक टाइम्स का वर्णन। इसमें मैं आपको 42 और 41, 42 और 43 श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगा। मैं आज संस्कृत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें काफ़ी समय जाता है। इसको हाथ में रखकर पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ता हूँ। इसलिए मैं आज आपको मैंने मंत्र दिखा दिया तो उसका मैं तर्जुमा बता दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो यहीं पे है और ये सच ही है। ठीक है, तो हम 41 वाला पढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया, उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। 41। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। 42। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यह कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। 43। ठीक है, अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले आपको मंत्र बताऊंगा फिर मैं आपको बताता हूं। तो यानी इसमें मैंने दिखाया कि पहले एक लेवल के मनुष्यों को ब्रह्मा ने बनाया, यक्ष और राक्षस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय, चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। इसमें हम 3रा, 4था और 5वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 3रा श्लोक ऐसा है, श्री पराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षस्थल से रजः प्रधान तथा जंघाओं से रज और तमविष्टि विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रजा की उत्पन्न की, वह तमः प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विज सत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी हमने क्या देखा? पहले देखा हमने राक्षसी मानवों का सृष्टि, यक्ष गण जैसे मानवों की सृष्टि। उसके बाद हमने दूसरा लेवल देखा, प्रकरण स्तर देखा, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य का सृष्टि होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 हो गए हैं। अब हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं। इसका नाम है मरीचि आदि प्रजापति गण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन। इसमें हम पढ़ेंगे 1
श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर सहित चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। यानी पहले आए राक्षस प्रवृत्ति के मानव, यक्ष प्रवृत्ति के मानव, फिर चातुर्वर्णीय दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, इसमें क्या लिखा है, एक और लेवल ऑफ मैनकाइंड पैदा होता है। मतलब 3 लेवल हमने अभी तक पढ़ लिए। ठीक है, अभी दूसरे में पढ़ते हैं। जब महाबुद्धिमान प्रजापति को वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं, 4 से 6। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। 10 से 11। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त। अब हम पढ़ रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मंत्र। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। 12, उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। 13, ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया। 14, तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि रूपों में विभक्त किया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। 16, उन स्वयंभू मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नामक स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। 15, हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और तानपादा नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। ठीक है, तो हम क्या पढ़े इसमें? पहले एक लेवल ऑफ सृष्टि होता है राक्षसी मानवों का और यक्ष प्रवृत्ति के मानवों का, फिर चातुर्वर्णों का, फिर ऋषियों का, नहीं, एक और सत्व मनुष्यों का होता है, फिर ऋषियों का होता है, फिर रुद्र अपने तरह इंसानों को पैदा करते हैं। अब रुद्र के जो यहाँ पे जो संक्षिप्त में लिखा है, मैंने कहीं और एक पुराण में भी पढ़ा है कि रुद्र ने जो बच्चे पैदा किए थे वो बहुत ही भयानक और बहुत ही हिंसक थे और वो अपने में ही मारकाट मचाकर खत्म हो गए। तो ये हुआ। फिर 7वां उन्होंने बनाया सनक आदि, फिर बनाया उन्होंने मनु और शत्रुपा को। तो इससे ये प्रमाणित होता है, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि वेदों को पुराणों के साथ पढ़ना चाहिए। तो इधर भी हम यही देखते हैं कि जो वेदों में लिखा है कि हजार नर नारियों से
मानव सृष्टि का उत्पन्न हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1000 जो मनुष्य थे वो मनुष्य थे जो मनु शत्रुपा से पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो ठीक से मैथुनी सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। वो आपस में ही अपने गुणों के कारण आपस में या तो वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे सत्व गुण के कारण, या रजो और तमो गुण के कारण वो आपस में ही नरभक्षी बने हुए थे, आपस में ही हिंसा कर रहे थे। इसीलिए मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा ने अपनी शरीर को विभक्त करके बनाया। ठीक है, और आज मॉडर्न साइंस भी इस चीज को मानता है कि जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन रेस है, जो हम आज जो आधुनिक इंसान है, हमसे भी पहले कई और अलग अलग प्रजाति थे मानवों के। तो कुछ लोग इवोल्यूशन के जरिए बढ़कर होमो सैपियंस बने, कुछ लोग इवॉल्व नहीं हुए और वो विलुप्त हो गए। तो यही चीज को एक रचनात्मक तरीके से पुराणों में कहा गया है, और इस तरीके से पुराणों में जो सृष्टि का वर्णन है वो वेदों के सृष्टि का वर्णन और आधुनिक एवोल्यूशन थ्योरी जो है और एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज इन प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, ये जो सत्य है इन दोनों के बीच को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ता है, इन दोनों के बीच का पुल है, इन दोनों का आधार है। तो अब एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि कौन कौन से तरह तरह के कम से कम 14 से 20 मानव स्पीशीज थे, प्रजाति थे, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस के आने से पहले और आने के बाद और आने के साथ साथ, और कैसे कुछ लोग होमो सैपियंस में मिल गए, कुछ विलुप्त हो गए। There are around 14 human species that have ever lived before us. All these have varying features, but there are some characteristics that they have left behind in us. So let us check them out. Number 1. Homo habilis. Of all the Homo species, this is the one that is the least similar to Homo sapiens. It lived between 2.4 to 1.4 million years ago. It evolved in Africa and went extinct in the same place. They possessed some ape-like features such as long arms, a moderately prognathic face, and they had a cranial capacity slightly less than half of the size of modern humans. Some say that one population of Homo habilis might have evolved into the earliest undisputable human species, the Homo erectus. Number 2. Homo erectus. They lived throughout the Pleistocene period from 1.9 million years ago to most recently 143,000 years ago. Studies prove that Homo erectus originated in Africa and spread through India, China, Georgia, and then Java. They had a cranial capacity greater than that of Homo habilis, and they stood about 5 feet 10 inches tall, and they were extraordinarily slender with long arms and legs. It has been suggested that they may have been the first kinds to use rafts to cross oceans. Number 3. Homo gotengensis. Fossils of this species show that they had big teeth to chew plant materials, and most researchers believe that they lacked in speech and language skills, especially due to the small brain. The species was found to have stood over 3 feet tall and weighed about 110 pounds. Researchers say they could walk on 2 feet when on the ground, but most probably spent considerable time in trees, perhaps feeding, sleeping, and escaping predators. But besides all that, they believed it was a pretty close relative of Homo sapiens. Number 4. Homo neanderthalensis. The Neanderthals were found to have appeared in Eurasia approximately 200,000 years ago. They are the most famous of all the extinct human species. That is probably the reason why the Big Bang Theory's theme song was made based on them, or included them. They are sometimes labeled as the cousin of our species. That is because they had most of the features of modern humans. They looked the same, they used different tools for hunting, and wore symbolic ornamental objects. Number 5. Homo floresiensis. They were believed to have lived 95,000 years ago to 17,000 years ago in Indonesia. Also known as the hobbits, they were quite small in size, around 3.5 feet tall, with a tiny brain. Besides a short body and a small brain, they had unusually large and long feet, exactly like hobbits. There are some evidences that tell us that this species made stone tools and used them to hunt small elephants and large rodents, and they may be connected by folk memory to the Ibu Gogo myths of the Isle of Flores. Number 6. Homo rudolfensis. They are believed to have lived around 1.9 million years ago to 1.8 million years ago. They displayed less prognathism and a rounder brain case rather than a bunning brain case. It was found that a male Homo rudolfensis had massive teeth in compared to a female Homo habilis, and it portrays a much larger brain case, but their physical build, weight, and height are still unknown due to the scarcity of cranial fossils. Number 7. Homo heidelbergensis.
They lived on Earth between 700 and 200,000 years ago and was found that they emerged from Africa. The approximate height of the species was 5 feet 5 inches tall and weighed about 58 kilograms, or slightly more than 120 pounds. They had a large brain case with a flatter face than modern humans. Findings show that they might have been the first species to have buried their dead and also were the first human species to adapt to colder climates and to build their own shelters to live in. Number 8. Denisova hominin. Also known as the Denisovans, possibly throughout Eastern Asia between about 200,000 years ago and 50,000 years ago, fragments of their fossils were found in the remote Denisova cave in the Altai Mountains in Siberia, a cave which has also been inhabited by Homo neanderthals and Homo sapiens, or the modern humans. Because so little is known about them, there is a slight reluctance in giving them any scientific name yet in regards to being a part of a Homo species. Number 9. Homo naledi. Found to have existed in South Africa, but no official data has been published regarding the species' age. Although unofficial reports suggest it was alive between 300 and 200,000 years ago, they had strange mix of features, with some parts of its skeleton undistinguishable from those of living people while other parts looked almost ape-like. They also had a brain a little bigger than that of a chimpanzee. Number 10. Homo ergaster. This species existed and remained stable for approximately 500,000 years ago in Africa before disappearing from the fossil records about 1.4 million years ago. They had thinner bones, more protrusive faces and a lower forehead. This species had reduced sexual dimorphism, meaning males and females were almost the same in size. They were with a smaller face, a smaller dental arcade and a larger cranial capacity. Overall, their body was so much alike to a modern human's body. Number 11. Homo antecessor. It actually means explorer and was known to have been present in Western Europe, in Spain, England and France between 1.2 million years ago and 0.8 million years ago. They are about 5 feet 5 inches tall to 6 feet tall, and males weighed approximately 90 kilograms. Studies say they might have been right-handed, which is a trait that makes the species different from other apes, and based on teeth eruption pattern, the researchers think that they had the same developmental stages as us Homo sapiens. Number 12. Homo rhodesiensis. It was also named because they found it in northern Rhodesia, now Zambia. It was also known as the Rhodesian man. The skull was dubbed Rhodesian man at the time of the find, but it is now commonly referred to as the Broken Hill skull or the Kapwe cranium. They were found to have lived between 400 and 125,000 years ago. The skull found was from an extremely robust individual and was seen to have comparatively the largest brow ridges of any known hominid remains. Number 13. The Homo sapiens idaltu, otherwise known as the Hertu man or the firstborn. They are the subspecies of Homo sapiens and lived approximately 160,000 years ago in Pleistocene Africa. They were discovered at the Hertobori near Middle Awash, site of Ethiopia's Afar Triangle in 1997 by Tim White, but were first unveiled in 2003. They were said to have developed from the Homo rhodesiensis and had heavier brow ridges. Number 14. Homo sapiens sapiens. Last, never the least, and the last surviving species of the genus, that's us, we the modern humans or the wise men, are the only extant members of the hominin clade. We are characterized by erect posture, bipedal locomotion, larger complex brains and manual dexterity. Our species was said to have first appeared in Africa about 200,000 years ago and spread across the rest of the world, and none seems to have been able to compete with our technological and artistic sophistication.